गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिलेक्शन अड्डा। डेट है आज की 24 नवंबर एंड तो शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ में। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जिन भी प्रतियोगी छात्रों की इसमें एलिजिबिलिटी हो वो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरें और इंश्योर करें कि इस साल आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में पक्का हो जाए। शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के साथ में। पहली खबर है हमारी, पंजाब में सतलज नदी के किनारे रेत में एक दुर्लभ धातु की खोज हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। किस धातु की खोज हुई है? तो टेंटेनम धातु की खोज हुई है, जो कि एक रेयर मेटल यानी कि दुर्लभ धातु है। दुर्लभ धातु से हमारा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुर्लभ का मतलब हम लोग ये अनुमान लगा लें कि ये इनकी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा पाई जाती है या रेयर रूप में पृथ्वी पर पाई जाती है, बल्कि इनको दुर्लभ धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पृथ्वी से जितनी मात्रा में ये है वहाँ से एक्सट्रैक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि इनका जो निष्कासन है, इसके अलावा फिर जो फाइनल रूप में हम लोग एक मेटल निकालते हैं वो काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए इनको रेयर मेटल कहा जाता है। ठीक है, आपने अपना जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th में या 10th में, तो वहाँ आपने एक इलेक्ट्रोनाइट एंड एंथेनाइट थ्योरी पढ़ी होगी, उसी में इन धातुओं के बारे में बात की जाती है। तो आईआईटी रोपड़, आईटीआई नहीं है, आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटेनम की उपस्थिति दर्ज कराई है। आखिर ये धातु हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट बन क्यों जाती है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका उपयोग मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो मोबाइल लैपटॉप बनते हैं उनमें और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो होती है उसमें इसका काफ़ी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें हम लोग काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ों की खोज की जाती है या फिर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इस इंडस्ट्री में योगदान दे सकती हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर बन जाती है, क्योंकि इससे हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उसमें कमी आएगी। हालांकि इसका भी ठीक प्रकार से शोधन करने में, उसके बाद उसको उपयोग में लाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि इसकी खोज हमारे देश में की जा चुकी है। इससे पहले भी लास्ट ईयर एक धातु की खोज हुई थी, वेनेडियम, उसका भी कुछ सेम ही उपयोग था। हमें ऐसी धातुओं के बारे में जब खोज की जाती है तो उनके बारे में हमें जानकारी रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर धातु की बात की जाए तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 73, यानी कि जो इसका एटम है उसमें जो प्रोटॉन्स की या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है? 73, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 73 बन जाता है। एक ग्रे कलर की सख्त, वेरी हार्ड, डक्टाइल यानी कि लचीली एंड वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल इन यूज टुडे, यानी कि आजकल के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल होती हैं या डक्टाइल मेटल होती हैं उनका जिस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है उस क्षेत्र में इस धातु का भी उपयोग किया जाता है, एंड ये काफ़ी हद तक कोरोजन फ्री धातु भी मानी जाती है। कोरोजन से हमारा मतलब है कि आप देखते हैं कि लोहे वगैरह पे जो जंग लग जाती है या फिर जो तांबे पर एक ग्रीन कलर की परत बन जाती है उसको बोलते हैं कोरोजन होना। तो इस मामले में ये धातु काफ़ी हद तक सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ऊंचा होता है, इस वजह से भी ये धातु इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे देख लेते हैं इसकी पहली बार खोज कहाँ हुई थी। तो इसकी पहली बार खोज स्वीडन में हुई थी। कब? 1802 ईस्वी में स्वीडन के ही एक रसायन शास्त्री थे, वहीं के केमिस्ट थे एंडर्स गुस्ताफ एक्नबर्ग, इनके द्वारा इस धातु की खोज की गई थी। अगर बात आई है सतलज नदी की तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी से हमारा मतलब है वो नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व मानी जाती है, यानी कि हिमालय की जो उत्थान था उसके बाद उन्होंने अपना रूट तो चेंज किया, लेकिन जो उनकी उत्पत्ति है वो उससे काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। तो अगर बात करी जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, सिंधु नदी की,
सतलज नदी की, ये सभी हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, यही मतलब है पूर्ववर्ती नदी का। यह पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक लंबी नदी है। इसके अलावा जो जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं 5 नदी, उसमें भी इसमें सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये चेनाब के बाद में। यानी कि पहली नदी कौन सी है सबसे लंबी? चेनाब। एंड सेकेंड नंबर पर कौन सी आती है सिंधु की सहायक नदी? वो आती है आपकी सतलज रिवर। ठीक है, पुराना नाम जो कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो इसका नाम पड़ता है शतुद्री। एंड इस पर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है भाखड़ा नागल बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, वो इसी नदी पर बनाया गया है। इसकी उत्पत्ति राकसताल तिब्बत से होती है। ये देख सकते हैं आप सतलज रिवर का मैप व्यू। तो अगर देखा जाए तो तिब्बत के इस एरिया में 3 झीलें पड़ती हैं बड़ी बड़ी। एक पहली मानसरोवर, दूसरी राकसताल लेक, एंड तीसरा कैलाश सरोवर में झील पड़ती है वो। ठीक है, और इन तीनों झीलों से भारत में बहने वाली काफी बड़ी बड़ी नदियां, काफी महत्वपूर्ण नदियां आती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली मानसरोवर लेक से आती है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, एंड राकसताल से आती है सतलज रिवर, एंड कैलाश पर्वत श्रेणी से फिर बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो तीनों ही रिवर लगभग एक ही जगह से, एक मतलब आसपास की जगह से ही निकलती हैं। इनका जो उद्गम स्थल है आसपास का स्थल ही है। इसके अलावा तिब्बत से जब ये भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के थ्रू, तो यहाँ पर एक पास पड़ता है, एक दर्रा पड़ता है शिपकिला पास। शिपकिला पास है, शिपकिला दर्रा, उसके थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है एंड देन फ्लो होती हुई या लास्ट में जाकर के यहाँ सिंधु नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो ये रहा इसका आपका मैपिंग व्यू। अगली खबर है और एक बहुत ही दुखद खबर है, जस्टिस फातिमा बीवी जी के बारे में। तो इन सभी के बारे में आपने स्टैटिक जीके में पढ़ रखा होगा। जो फातिमा बीवी जी थी वो भारत का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला पहली महिला न्यायाधीश थी। कौन? जस्टिस फातिमा बीवी जी। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कब? थर्सडे को, यानी कि कल। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का बृहस्पतिवार को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी कि ये क्या थी? उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी, पहली महिला न्यायाधीश थी, एंड इसके अलावा तमिलनाडु की राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं। वह किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। यानी कि पहली महिला तो थी ये सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज नियुक्त होने वाली, एंड इसके अलावा पहली मुस्लिम महिला थी जिन्हें किसी भी हाई कोर्ट में नियुक्ति दी गई थी। कब दी गई थी? 1983 में। 1983 में ये पहली बार हाई कोर्ट में नियुक्त की गई थी, एंड इसके बाद 1989 में इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। ठीक है, और अगर जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से लेके अब तक 71 ईयर्स में सिर्फ 8 ही ऐसी महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज नियुक्त की गई हैं। तो अगर देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी उस जमाने में फातिमा बीवी जी के लिए कि उन्हें इतने बड़े कोर्ट में, जो देश का हायर कोर्ट है, वहाँ पर उन्हें एज अ जज नियुक्त किया गया था। ठीक है, अभी तक कितनी महिलाएं नियुक्त हो पाई हैं? सिर्फ 8 महिला न्यायाधीश। इसमें सबसे पहली कौन थी? फातिमा बीवी जी। कब नियुक्त हुई थी? 1989 में। जन्म इनका कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1927 को केरल में इनका जन्म हुआ था। जस्टिस फातिमा बीवी जी। अगली खबर है म्यूजिक फ्रॉग। आखिर इसको म्यूजिक फ्रॉग नाम क्यों दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जब वहाँ के जो शोधकर्ता थे वो कुछ खोज कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें कुछ मेढकों की, लगभग 4-5 मेढकों की कुछ अलग टाइप की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, जिसमें से उन 5 मेढकों में से 2 महिलाएं थी, महिलाएं नहीं कह सकते, जो 2 फीमेल फ्रॉक थी एंड 3 मेल फ्रॉक थे। तो उस अलग आवाज़ की वजह से इन्हें नाम दे दिया गया म्यूजिक फ्रॉग। कहाँ पर खोजी हुई इनकी?
हाल ही की एक खोज में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और लोहित जिलों में म्यूजिकल फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के लोहित और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो निधि राणा नोआदेहिंग, निधि राणा नोआदेहिंग, जो कि एक वहाँ की नदी है, काफी फेमस नदी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह नई प्रजाति रूपात्मक, आणविक और ध्वनिक साक्ष्यों के आधार पर हुए बदलावों के बारे में बताती है। यानी कि टाइम के साथ साथ जो मेढकों की प्रजाति थी ये म्यूजिक फ्रॉग की, उसमें काफी कुछ चेंजेस पाए गए। कैसे कैसे? रूपात्मक रूप से एंड एटॉमिक रूप से एंड ध्वनिक, यानी कि उनकी आवाज में कुछ डिफरेंसेस पाए गए। उसके आधार पर इस जो प्रजाति है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। यह खोज किसने की है? तो इसमें 3 एजेंसी शामिल है। पहली तो उत्तराखंड के कुछ शोधकर्ता थे, एंड उसके अलावा यूके की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुछ शोधकर्ता थे, एंड जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसकी खोज की है। ठीक है। इसका जो नाम है निधि राणा नोआदेहिंग, वो अरुणाचल प्रदेश की एक नदी है नोआदेहिंग, उस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह 6 सेंटीमीटर लंबी पीली क्रीमी रेखाओं से सुशोभित एक प्रजाति है। यानी कि जो इसकी पीठ है उस पर येलो कलर की एक मिडलाइन है, उसके वो इसकी विशेषता है। यह प्रजाति जापान, ताइवान, चीन, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में पाई जाती है। यानी कि जो हमारा साउथ एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया वाला भाग है उस एरिया में ये प्रजाति पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था येलो कलर की एक लाइन है इसकी पीठ पर बीच में, ये रही। ठीक है। म्यूजिकल फ्रॉग। अगली खबर है घोल फिश के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, मैंने आपको कल बताया था, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और उसी कॉन्फ्रेंस में जो गुजरात राज्य है उसकी स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। किसको? घोल फिश को। काफ़ी एक्सपेंसिव फिश है क्योंकि ब्रिटेन वगैरह में एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से, तो इसको गुजरात राज्य की राज्य मछली या फिर आप कह सकते हैं स्टेट फिश घोषित किया गया है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में घोल मछली को राज्य की मछली का दर्जा दिया गया। इसका एक और नाम है ब्लैक स्पॉटेड क्रूकर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उपयोग मैंने आपको बताया, इसका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी मात्रा में होता है। इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? बियर बनाने में एंड वाइन बनाने में। और जो इसका गॉल ब्लैडर होता है, इसका जो एयर ब्लैडर होता है उसका उपयोग कुछ मेडिसिनल यूज में भी किया जाता है। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, और जो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये मछली पाई जाती है। किस रंग में? गोल्डन ब्राउन रंग इसका होता है। अगली खबर है मोहम्मद मुइज़्ज़ो के बारे में। हाल ही में जो हमारा पास का ही पड़ोसी देश है एक मालदीव, वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, किसके? राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, और उसमें मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने विजय प्राप्त की है, उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो उसी बारे में ये खबर है। हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मोहम्मद मुइज़्ज़ो चीन समर्थक और भारत विरोधी माने जाते हैं। यानी कि हमारे लिए थोड़ी सी आप कह सकते हैं परेशान होने वाली आप बात आप कह सकते हैं। वैसे तो खैर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चीन समर्थक ज़्यादा माने जाते हैं एंड इसके अलावा भारत विरोधी माने जाते हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में हमारे भारत से एक मंत्री गए थे। कौन से मंत्री? किरण रिजिजू जी। उन्होंने चुनाव में जो इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोली जी, उन्हीं को हराया है। किसने? मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने। अगर मालदीव की बात की जाए तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी क्या है इसकी? माहे है, और हमारा इंडिया का जस्ट पड़ोसी देश ही ये हो जाता है, लक्षद्वीप के नीचे ये पड़ता है। ये रहे मोहम्मद मुइज़्ज़ो जी। अगली खबर है सौरभ गांगुली जी के बारे में। इन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसको, उसका जो कल्चर है, उसकी जो हेरिटेज है उसको प्रमोट करेंगे। कौन? सौरभ गांगुली जी। हाल ही में सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वह भारत
वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, ये बात आप सभी जानते ही हैं। उन्हें यह सम्मान 21 से 22 नवंबर को कोलकाता में आयोजित हुई बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान दिया गया, यानी कि बंगाल में एक समिट आयोजित की गई थी, कौन सी, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। उस समिट के दौरान ही इन्हें वहां का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब ये क्या करेंगे, बंगाल को प्रमोट करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर सैफरन, हाल ही में, हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले भी सैफरन को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन अब जो वहाँ का किश्तवाड़ रीजन है, किश्तवाड़ जिला है, वहाँ पर जो सैफरन उगाई जाती है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। उसी के बारे में ये खबर बन जाती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन प्रदान करता है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इसको देती है। इस तरह का केसर ऊंचे क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी कि जो इसका उत्पादन है वो कैसे रीजन में होता है, थोड़े हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में। नाम क्या है इस केसर का, कुमकुम नाम है, और काफ़ी महंगी होती है। मेनली अगर बात की जाए किश्तवाड़ रीजन की, तो वहाँ की ये एक मेन कैसी फसल है, व्यापारिक फसल है, खेती की एक प्रमुख व्यापारिक यानी कि कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप है, दो तरह की क्रॉप्स होती है, एक फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप का उपयोग आप सभी समझ सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में होता है, या फिर अनाज हुआ, सब्जियां हुई, इनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। एंड जिससे हमें जिन फसलों का उपयोग किसी व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है उनको बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, which Indian has been awarded with the JCB of the Year 2023 award? ये एक लिटरेचर का यानी कि साहित्य की फील्ड का अवार्ड है। साहित्य की फील्ड का अवार्ड है, किसने जीता है, क्या सलमान रश्दी जी ने जीता है, नहीं। अमिताभ भट्ट जी ने, नहीं। किसने जीता है, पेरुमल मुरुगन जी ने इस अवार्ड को जीता है। कौन सा, जेसीबी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में। एक और खबर है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एसबीआई, तो ये बनाया गया है विनय एम टॉन्स को। इन्होंने किसको आप कह सकते हैं रिप्लेस किया है, स्वामीनाथन जानकी रमन जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। इससे पहले कौन थे, एस.जे. रमन जी इसके प्रबंध निदेशक थे, और अब कौन है, विनय एम टॉन्स। एक और खबर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, ऑस्ट्रो हिंद एक एक्सरसाइज है, नाम से अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कौन कौन सी देशों के बीच में है। ऑस्ट्रो मतलब ऑस्ट्रेलिया, और हिंद मतलब इंडिया, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी, ऑस्ट्रो हिंद। और ये इसका दूसरा संस्करण है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 2022 से ये एक्सरसाइज होना शुरू हुई थी, और ये 2023 में इसका सेकेंड एडिशन है। कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या सिडनी में, नहीं, उमरोई मेघालय में। हालांकि बहुत सी एक्सरसाइज का आयोजन इस बार उमरोई में किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रो हिंद का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। इसका कहाँ किया जा रहा है फिर आयोजन, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, कहाँ पर इसका आयोजन है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, और ये इसका दूसरा संस्करण है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ में कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच।